गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटैक्स में प्रोनाउन, और इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में और काफ़ी सीक्वेंस में आप वीडियो पड़े हुए हैं। जब भी आप देखें, एक रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप वीडियोज़ को देखें आप सीक्वेंस में मीन्स पार्ट वाइज देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से देखें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन के कुछ रूल्स जो रह गए थे, एरर डिटेक्शन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ रूल्स रह गए थे, आओ देख लेते हैं कि वो रूल कौन कौन से हैं। हम पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे जो हु है सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, हुम है ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, हुज जो है पजेसिव केस में यूज होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब डैट के स्पेशल यूज़ पढ़ना कि डैट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। वैसे फर्स्ट रूल तो ये है कि डैट जो है हु की जगह पर, मतलब डैट वस्तुओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और व्यक्तियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि कभी व्यक्ति भी साथ में आते हैं और जानवर भी आते हैं। इस तरीके की सिचुएशन में हम हु का इस्तेमाल नहीं, डैट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा डैट के कुछ स्पेशल यूजेस हैं, आओ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। दा का जो पहला यूज है, सुपरलेटिव डिग्री अगर है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है, हु का प्रयोग नहीं किया जाता है, विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो कि इंग्लिश जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज़ किया जाता है अगर सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है। और देखते हैं, जैसे दिस इज़ द बेस्ट, ये सबसे अच्छा है, दैट ही कुड डू, जो वो कर सका, दैट ही कुड डू। तो ये सुपरलेटिव डिग्री रहेगा, तो जो कि इंग्लिश हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन लिखा जाएगा दैट। दिस इज़ द बेस्ट, ये सबसे अच्छा था, दैट ही कुड डू, जो वो कर सका। ठीक है, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो हमेशा जो कि इंग्लिश दैट लिखी जाती है, हु नहीं लिखा जाएगा, विच नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, मिस्टर मिश्रा इज़ द मोस्ट, मिस्टर मिश्रा इज़ द मोस्ट लेबोरियस मैन, मिस्टर मिश्रा जो है बहुत ही मेहनती हैं, दैट आई नो, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मतलब मैं यार जिन्हें मैं जानता हूँ। तो जिन्हें की इंग्लिश जो है रिलेटिव प्रोनाउन हमारा होगा दैट। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट, क्योंकि आगे जो सेंटेंस है इसके पहले वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है। सुपरलेटिव डिग्री में अगर सेंटेंस रहेगा तो फिर दैट, जो कि इंग्लिश जो है वो हम दैट लिखते हैं, हु नहीं लिखते हैं। गॉट इट? मिस्टर मिश्रा इज़ द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई नो, मिस्टर मिश्रा जो सबसे मेहनती व्यक्ति हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो दैट के पहले अगर सेंटेंस हमारे में मोस्ट वो सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं जो के लिए। अगला जैसे लिखा, राम इज़ द वाइजेस्ट मैन दैट हेल्प यू इन योर एग्जाम, राम जो है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने जो हेल्प किया है तुम्हारे एग्ज़ाम में, दैट हेल्प यू, जिसने तुम्हारी मदद किया है एग्ज़ाम में। राम इज़ द वाइजेस्ट मैन, राम जो है सबसे मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है, दैट हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम, जिसने तुम्हारी एग्ज़ाम में, जो तुम्हारी एग्ज़ाम में मदद किया है या मदद करता है, दैट हेल्प यू, दैट मदद करता है, दैट हेल्प्स यू, सॉरी। राम इज़ द वाइजेस्ट मैन दैट हेल्प्स यू इन योर एग्ज़ाम, जो तुम्हारे एग्ज़ाम में मदद करता है। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है, तो सुपरलेटिव डिग्री में रहेगा तो जो कि इंग्लिश क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। इस तरीके से दा के स्पेशल यूज पढ़ रहे हैं, और आगे क्या यूज है आओ देखते हैं। ठीक है, आओ अगला रूल देख लेते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर एनी है, नन है, नथिंग है, ओनली है, ऑल है, एवरीथिंग है, एवरीवन है, दा फ्यू है, दा लिटिल है, मच है, लिटिल है, ये अगर वर्ड्स आते हैं तो आगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच या हु का इस्तेमाल नहीं करते, हम हमेशा दा का इस्तेमाल करते हैं। पहला रूल पढ़ा कि अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री है तब भी हम दैट का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स आ जाते हैं तो जो के लिए रिलेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब दैट का इस्तेमाल किया जाता है। जो एग्जांपल आपके सामने है उसमें कौन कौन से हैं, जैसे एनी है, नन है, नथिंग है, ओनली है, ऑल है, एवरीथिंग है, एवरीवन है, द फ्यू है, द लिटिल है और मच है, लिटिल है, ये सारे वर्ड। जैसे माय फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट आई हैड,
मेरे पिता ने सब कुछ दे दिया जितना भी उनके पास था। तो ये एवरीथिंग आया, हम इस जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अगर एवरीथिंग आया है तो जो कि इंग्लिश दैट लिखेंगे, ठीक है। माय फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट ही हैड, मेरे पापा ने वो सारी चीज़ें दे दिया जो मेरे पास हैं। तो एवरीथिंग आया है तो जो कि इंग्लिश दैट लिखेंगे, जो कि इंग्लिश के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हमारा लिखा जाए दैट। दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, ये एक मात्र कलम वही है जिसको मैंने कल खरीदा था। तो ओनली पेन आया है तो ओनली पेन आएगा, जिससे कि इंग्लिश क्या लिखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा दैट हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा दैट हो जाएगा। दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, यही एक मात्र कलम है जिसको मैंने कल खरीदा था। तो ओनली आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट रहेगा। फिर लिखा ही हैज़ रेड द फ्यू बुक्स दैट आई गेव हिम, कह रहा ही हैज़ रेड द फ्यू बुक्स, उसने मतलब जितनी भी किताबें थी पढ़ ली जो मैंने उसे कल दिया था। जितनी किताबें मैंने उसे कल दिया था तो उसने सारी किताबें पढ़ लिया। तो इसके आगे द फ्यू आया है ना, तो इसलिए जो कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारा लिखा जाएगा दैट। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ जो है सोना नहीं होती। तो ऑल जब आया है तो जो कि इंग्लिश क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। ऑल के बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखेंगे। हु गलत है और हुम गलत है और विच गलत है। देयर इज नथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी, मतलब इस संसार में, इस दुनिया में देयर इज नथिंग, कुछ ऐसा है ही नहीं जो मुझे आकर्षित कर सके। तो नथिंग आया है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा हमारा, दैट होगा, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन देयर इज नथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी, कुछ ऐसा है ही नहीं जो मुझे आकर्षित कर सके। यू मे टेक एनी पेन दैट यू लाइक, तुम कोई भी कलम ले सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। यू मे टेक एनी पेन, तुम कोई भी कलम ले सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। तो यहाँ पे एनी आ गया है, तो एनी आ गया है तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखें। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्लीज़ कीप इन योर माइंड कि हमारे पास ओनली है, नन है, नथिंग है, ओनली है और वो एनी है, सॉरी, ऑल है, एवरीथिंग है, एवरीवन है, द फ्यू है, द लिटिल है, मच है, लिटिल है। अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम दैट लिखे हैं। हु गलत है और विच भी गलत है। और देख लेते हैं कि अगला रूल क्या है। आइए देखते हैं कि जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, हमारे पास कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जिनके बाद जो है रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखा जाता है। जैसे हु अगर आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखा जाता है, व्हाट है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट, हुम है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट, विच है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट और हुज है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसे लिखा हु एम आई, मैं कौन होता हूँ, दैट शुड हेल्प यू, जो मैं तुम्हारी मदद करूँ। तो अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो जो कि इंग्लिश जो है दैट लिखी जाएगी, रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखेंगे। हु गलत है और विच भी गलत है। हु एम आई, मैं कौन होता हूँ जो तुम्हारी मदद करूँ या करना चाहिए। व्हाट इज़ इट, ये क्या है, दैट मेक्स यू फियरलेस, जो तुमको निर्भय बना देती है। व्हाट इज़ इट, वो क्या चीज़ है, दैट मेक्स यू फियरलेस, जो तुमको निर्भय बना देती है, बिना डर का बना देती है। तो इंट्रोगेटिव है तो जो कि इंग्लिश रिलेटिव प्रोनाउन हमारा दैट लगेगा। अगला है हुज इज़ दिस हाउस, ये घर किसका है, दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर दिखता है। तो हुज आगे आया है तो आगे हुज है तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखा गया है। विच इज़ योर डॉग, तुम्हारा कुत्ता कौन सा है, दैट बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, जो अजनबियों पर भौंकने लगता है। तो आगे विच आया है तो जो कि इंग्लिश दैट लिखा जाएगा। तो जैसे हु है, व्हाट है, हुम है, विच है और हुज है, ये हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। इनके बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखा जाता है, कुछ और लिखना गलत होता है, ठीक है। अगला रूल क्या है आओ देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं, हमारे पास एक टेबल है इस स्लाइड में, जैसे अवेल है, बिटेक है, एब्सेंट है, प्राइड है, इंजॉय है, ड्रिंक है, ओवर स्लीप है, रिजाइन है, अप्लाई है और अवेंज है। प्रेजेंट है, इंट्रोड्यूस है, बिजी है, एड्रेस है, फ्ल्यूम है, हर्ट है, चीट है, प्रोस्ट्रेट है, एक्विट है और असर्ट है। ये जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं ये सब के सब ट्रांसिटिव वर्ब हैं। इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव केस लिखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना कंपलसरी है। मैंने कहा ये जो वर्ड्स हैं अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इनके बाद ऑब्जेक्ट लिखना मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना कंपलसरी है। ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे कौन से, अवेल, बिटेक, एब्सेंट, प्राइड, एंजॉय, ड्रिंक, ओवर स्लीप, रिजाइन, अप्लाई, अवेल,
अवेंज, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, एड्रेस, प्लूम, हार्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, एक्विट एंड असर्ट, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हैं। इनके बाद ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है। अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट लिखना कंपलसरी है। एग्जाम्पल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे आपके सामने वी इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। अगर आप इसको इस तरीके से बोलें, हटा दें यहाँ से, वी मीन्स हमने इंजॉयड का मतलब मजा लिया, इन द पार्टी हमने पार्टी में मजा लिया। तो इन द पार्टी एक तरीके से फंक्शन है, यहाँ पर एक तरीके से फंक्शन है। दिस इज द प्लेस ऑफ एडवर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं। वी इंजॉयड हमने मज़ा लिया। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हमने मज़ा लिया तो मज़ा किसका लिया ये बताना ज़रूरी है, कि आपने रसगुल्ला का मज़ा लिया, कि खाने का मज़ा लिया, कि डांसिंग का मज़ा लिया। इन द पार्टी तो एक स्थान है, एक तरीके से एक पार्टी जो वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है वो तो एक स्थान है, तो वो तो ऑब्जेक्ट है नहीं। तो बी मीन्स हमने इंजॉयड का मतलब मज़ा लिया, इन द पार्टी हमने पार्टी में मज़ा लिया, लेकिन किसका मज़ा लिया, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये तो ऑब्जेक्ट लिखे कि वी enjoyed dancing in the party, we enjoyed dancing in the party, we enjoyed food in the party, we enjoyed सिंगिंग इन द पार्टी। तो ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा जाता है कि ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। अब हो गया, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो प्लेस है। तो ही इंजॉयड हिमसेल्फ, उसने स्वयं आनंद लिया पार्टी में, ठीक है, उसने स्वयं। अब किसका आनंद लिया ये दिया नहीं है। राम प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन। अगर यहाँ पे हिमसेल्फ बिगाड़ दें, मान लीजिए रब करके देखिए, राम प्राइड्स मीन्स होता है घमंड करते हैं, मतलब गर्व करते हैं, राम गर्व करते हैं। तो किस पर गर्व करते हैं ये तो दिया नहीं है। ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन, अपने बेटे के परिणाम, अपने बेटे का जो परिणाम है, तो बेटे का जो परिणाम है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है। असल में ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ता है। राम प्राइड्स हिमसेल्फ, राम जो हैं गर्व करते हैं स्वयं पर, ये अपने बेटे के रिजल्ट पर। ओके, द बॉयज एब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, लड़कों ने क्लास से अनुपस्थित कर लिया। तो किसको अनुपस्थित कर लिया, स्वयं को अनुपस्थित कर लिया। तो द बॉयज एब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, उसने इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया। तो किसने उठाया, दिस अपॉर्चुनिटी, तो ही अवेल्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं ने, ही अवेल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उपलब्ध करा, अवेल से बना है, उसने अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी के लिए उपलब्ध करा, मतलब फ़ायदा उठाया। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपको मगअप करना पड़ेगा कि अवेल है, बिटेक है, एब्सेंट है, प्राइड है, इंजॉय है, ड्रिंक है, ओवरस्लीप है, रिजाइन है, अप्लाई है, और अवेंज है, प्रेजेंट है, इंट्रोड्यूस है, बिजी है, एड्रेस है, प्लूम, हार्ट, चीट और प्रोस्ट्रेट, एक्विट एंड असर्ट, ये जितने भी वर्ड्स हैं ट्रांजिटिव वर्ब हैं, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना मस्ट है, ठीक है। अगला रूल क्या है आओ देखते हैं। अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि जैसे ये ईदर है और नीदर है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो इनके ईदर और नीदर जो है दो के लिए लगाते हैं, और एनी और नन जो है ये मोर देन टू के लिए लगाते हैं। ये अगर दो लोग हैं तो उनके लिए ईदर या नीदर लगाते हैं, और दो से ज़्यादा हैं तो उनके लिए हम एनी या नन लगाते हैं। ईदर हमारा पॉजिटिव है और नीदर हमारा नेगेटिव है, एनी हमारा पॉजिटिव है और नन हमारा नेगेटिव है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने, ईदर ऑफ यू कैन गो, मतलब तुम में से कोई भी, दो बंदे हैं, तुम में से कोई भी जा सकता है। नीदर ऑफ द टू पेन्स इज चीप, इन दो कलमों में से कोई भी सस्ता नहीं है। तो ये दो के लिए, ईदर और नीदर दो के लिए लगाते हैं। ईदर हमारा पॉजिटिव है और नीदर हमारा नेगेटिव है, और एनी और नन जो है ये मोर देन टू, ये दो से ज़्यादा के लिए लगाते हैं, ठीक है। जैसे नन ऑफ 5 बॉयज कैन डू दिस, इन 5 लड़कों में से कोई नहीं कर सकता, तो मोर देन 2 है, इन 5 लड़कों में से कोई नहीं से कर सकता। एनी ऑफ 10 गर्ल्स कैन नॉट डू इट, मतलब 10 लड़कियों में से कोई भी इसे नहीं कर सकता, ठीक है। एनी ऑफ 10 गर्ल्स कैन नॉट डू दिस, 10 लड़कियों में से कोई भी लड़की इसे नहीं कर सकती। तो ये दो के लिए लगाते हैं ईदर और नीदर, और दो से ज़्यादा के लिए लगाते हैं एनी और नन लगाते हैं, ठीक है। अगला रूल क्या है आओ देखते हैं, आओ देख लेते हैं अगला रूल क्या है हमारा।
जैसे एक इंडेफिनिट प्रोनाउन वंस है, वन का मतलब कोई एक बंदा, अगर वन है तो उसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखा जाता है वो वंस लिखा जाता है। हिज लिखना गलत है, ये हमेशा कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये अगर रिफ्लेक्सिव वो वन है और इसका अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखना है तो पीछे वंस लिखना पड़ेगा, हिज गलत है। जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी या वन शुड कीप वंस ड्यूटी या वन शुड डू वंस ड्यूटी, कि एक आदमी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो अपना के इंग्लिश अगर आगे वन है तो पीछे वंस लिखा जाएगा। वन शुड डू वंस ड्यूटी कि आगे वन रहेगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस लिखा जाएगा, हिज गलत है। अगला है जैसे एज है या दैन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस भी सही माना जाता है और नॉमिनेटिव में सब्जेक्टिव केस भी सही माना जाता है। अगर हम सब्जेक्ट की तुलना करते हैं, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करते हैं तो वो एज और दैन के बाद सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। अगर ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करते हैं तो दैन और एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे आई एम नॉट एज रिच एज ही, मतलब आई का सब्जेक्ट की तुलना और सब्जेक्ट से हो रही। आई एम नॉट एज रिच, मैं इतना मालदार नहीं हूँ जितना वह है, इस तरीके से। तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो रही है तो सब्जेक्टिव केस में होगा। एज के बाद सब्जेक्टिव केस लिखा, आई एम नॉट एज रिच एज ही, मैं इतना मालदार नहीं हूँ जितना वह है। ठीक है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट की तुलना जब सब्जेक्ट से होगी तो सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा और ऑब्जेक्ट की तुलना जब ऑब्जेक्ट से होगी तो ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। ही लाइक्स यू बेटर दैन ही लाइक्स मी, मतलब अब यू की तुलना और मी से की जा रही है तो फिर इसके बाद मी लिखते हैं। ही लाइक्स यू, वो तुमसे जितनी मोहब्बत करता है, ही लाइक्स यू बेटर दैन ही लाइक्स मी, ही लाइक्स यू बेटर दैन ही लाइक्स मी, मतलब वो जितनी मुझसे मोहब्बत करता है उससे ज़्यादा वो तुमको मोहब्बत करता है। तो यू की तुलना मी से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है और सब्जेक्ट की तुलना जब सब्जेक्ट से होती है तो फिर सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। ठीक है, और अगला रूल क्या है आओ देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं, इस स्लाइड में हमारे पास कुछ वोकैब दिए गए हैं, जैसे ओपन है, सेल है, वॉश है, ड्रेस है, अनड्रेस है, शेप है, कंसंट्रेट है, फील है और हरी है। ये जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं ये कभी भी अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते, ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, ये सिंगल में प्रयोग होते हैं। आप इन सेंटेंस को अपने आप से यूज़ कर सकते हैं, ये काम वो काम है जो अपने आप हो जाते हैं। जैसे लिखा था डोर ओपन, दरवाज़ा खुल गया, तो दरवाजा जैसे हवा चली तो दरवाज़ा खुल गया, तो ऐसे नहीं होगा द डोर ओपन इटसेल्फ, इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते, ये नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं, अपने आप हो जाते हैं। हवा चली दरवाज़ा खुल गया। द डोर ओपन, ही शेव्स ऑन संडे, वो संडे वाले दिन दाढ़ी बनाता है, वो स्वयं की दाढ़ी नहीं बनाता, वो मतलब संडे वाले दिन दाढ़ी बनाता है। द कार सोल्ड, जैसे कार जो है वो बिक गई। जैसे द क्लॉथ वॉश, कपड़ा धुल गया, जैसे बारिश हुई कपड़ा टंगा हुआ था जो धुल गया। ये क्या है, ओपन है, सेल है, वॉश है, ड्रेस है, अनड्रेस है, शेप है, कंसंट्रेट है, फील है, हरी है। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये अपने साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोस को क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।